Hello guys, welcome to Fix Unlocked. So I'm here with a problem that is taken from current electricity chapter. So this is problem from Pathfinder book. It is problem number 14 from CYU section. So in this problem, a container thermally insulated from the surrounding is divided into two parts by a heat insulating piston that can slide in the container without friction. On one side of the piston, mass m1 of gaseous hydrogen occupies volume v1, and on the other side, mass m2 of gaseous helium occupies v2 volume. Molar masses of these gases are given. The gases can be heated by two series connected heating coils. The resistance of coil which heats hydrogen gas depends upon the absolute temperature according to this law. If the piston does not move after closing the switch, find the law describing the dependence of resistance of the coil heating the helium gas. The gas always remain thermal equilibrium with the heating coils. So इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक थर्मल इंसुलेटेड पिस्टन है, ये हमारा जो थर्मल इंसुलेटेड कंटेनर है और इसके बीच में एक थर्मल इंसुलेटेड पिस्टन रखा गया है जो कि मूव करने के लिए फ्री है। इसके लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन गैस को फिल कर दिया गया है और इसके राइट साइड में हीलियम गैस को फिल कर दिया गया है। हाइड्रोजन का मास हमें दिया गया है जो फिल किया गया है वो m1 और लेफ्ट साइड वाला जो चेंबर है उसका वॉल्यूम v1 है। सिमिलरली इसका जो मास है वो m2 है और इस साइड वाले जो चेंबर का जो वॉल्यूम है वो v2 है। तो हमें ये पता है कि ये थर्मली इंसुलेटेड पिस्टन है, तो कहीं भी हीट इस चेंबर से इस कॉइल के अलावा कोई भी ऐसा सोर्स नहीं होगा जिसके थ्रू ये यहाँ पे हीट अंदर आ सकता है या फिर जा सकता है। सो नेट हीट जो इसमें इनटेक हो सकता है वो इस कॉइल के थ्रू ही हो सकता है। सिमिलरली इसमें भी जो ये कॉइल रेडिएट करेगा, कॉइल ये हीट मतलब डिसिपेट करेगा, उतना ही हीट इनटेक हो सकता है इसमें, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि इसके जो वॉल्स है वो हीट इंसुलेटेड है। और इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है कि पिस्टन मूव करने के लिए तो फ्री है, हीट इंसुलेटेड भी है, और लेकिन जैसे ही हम इस स्विच को क्लोज कर रहे हैं तो पिस्टन डज नॉट मूव आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, यानी कि पिस्टन मूव ही नहीं कर रहा है, पिस्टन नहीं मूव कर रहा है। ये तभी पॉसिबल है जब इधर का जो प्रेशर है और इधर का जो प्रेशर है वो दोनों हर समय अगर सेम रहेंगे तभी ये पॉसिबल है कि ये पिस्टन मूव ना करे। सो सिंस पिस्टन डज नॉट मूव आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन P1 इज P2। तो P1 का वैल्यू हम पुट कर देंगे आइडियल गैस इक्वेशन से, इतना होगा, और P2 का वैल्यू इतना होगा, तो हमारे पास जो एक रिलेशन निकल के आ जाएगा N1 T1 by V1 that will be equal to N2 T2 by V2. So this is equation number 1. Since piston is not moving, so इस दोनों जो चेंबर है उसका वॉल्यूम हर समय कांस्टेंट रहेगा, तो वॉल्यूम ऑफ द चेंबर विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। सो अगर इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसमें जो भी हीट आ रहा है उसको हम लिख सकते हैं NCV dt, where CV is molar heat capacity of gas at constant volume. So dq1 को हम लिख सकते हैं, dq1 कितना होगा, कितना हीट रेडिएट होगा dt टाइम में। ऐसा सपोज कर ले कि I करंट इसमें फ्लो कर रहा है, I करंट इज फ्लोइंग इन दिस, ऐसा सपोज कर लेते हैं कि इसमें I करंट फ्लो कर रहा है किसी टाइम t पे, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि dt टाइम में जो इसमें हीट इनटेक होगा I स्क्वायर R1 इंटू डी टी, दैट कैन बी रिटन एज N1 CV1 dt1। सिमिलरली इसमें जो हीट जो इनटेक हो रहा होगा उसको हम लिख सकते हैं N2 CV2 dt2, और हीट कितना dt टाइम में निकल रहा होगा इससे I स्क्वायर R2 इंटू डी टी। तो इसमें हम इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। सो अगर इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो निकल के आ रहा है I स्क्वायर से I स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो R1 by R2 इज दिस मच। सो इसी इक्वेशन को हम यूज करेंगे नेक्स्ट पेज पे R2 का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो इस इक्वेशन से लिखा जा सकता है R2 दैट विल इक्वल टू R1 इंटू दिस मच वैल्यू इंटू dt2 by dt1। अब हमें इक्वेशन 1 से ये तो पता है कि N1 T1 by V1 दैट इज इक्वल टू N2 T2 by V2। अगर दोनों तरफ हम डिफ्रेंशिएट करते तो dt2 by dt1 का वैल्यू हमारे पास जो निकल के आ रहा है
वो इतना निकल के आ जाएगा, इतना निकल के आ जाएगा। तो इसमें इस पूरे एक्सप्रेशन में हम dt2/dt1 का वैल्यू इतना पुट कर देंगे, ये पुट कर देंगे। तो हमारे पास R2 का जो वैल्यू आएगा वो R1 इंटू ये वैल्यू इंटू dt2/dt1 का वैल्यू इतना लिख देंगे हम यहाँ पे। तो चूंकि Cv2 इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये हाइड्रोजन हीलियम के लिए बात हो रही है, तो इसका होगा 5R/2 और Cv1 का वैल्यू होगा 3R/2। तो हमारे पास जो फाइनल जो एक्सप्रेशन जो निकल के आ रहा है वो R2 इज इक्वल टू R0, R1 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे R0 इंटू AT1, क्योंकि R1 हमारा जो था वो R0 इंटू AT था, वेयर T वाज द टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन गैस चेम्बर। जो हाइड्रोजन गैस जिस चेम्बर में है उसका टेम्परेचर था, तो उसको हम एज्यूम किए हैं T1, तो यहाँ पे T के जगह पे T1 लिख देंगे। तो हमारे पास ये N2 से N2 कैंसिल हो जाएगा, N1 से N1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 5v2/3v1। अब हमारा जो R1 का जो एक्सप्रेशन है, R2 का जो एक्सप्रेशन है वो T1 के फंक्शन में आ चुका है, T1 के फंक्शन में आ चुका है। बट इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, वो R2 का फंक्शन हीलियम गैस के चेंबर के टेम्परेचर के फंक्शन में फाइंड आउट करना है, यानी कि T2 के फंक्शन में फाइंड आउट करना है। तो T1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं T2 के टर्म्स में इतना, इस इक्वेशन से। तो हमारे पास जो R2 का जो वैल्यू आएगा फाइनल वो इतना आएगा। यहाँ पे N2 क्या है, N2 को लिख सकते हैं N2 इज मास बाय मोलर मास। Similarly, N1 can be written as mass by molar mass of hydrogen gas. So N1 और N2 का वैल्यू अगर यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर दें इसमें, तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन जो आएगा वो इतना निकल के आ जाएगा T2 के टर्म्स में। So this is the solution of this problem.